हेलो दोस्तों, दिस इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियाज़ लर्नर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 9 से लेसन 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति यह चैप्टर हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि यह रहेगा फुल पिक्चराइज्ड। सो डोंट मिस द वीडियो एंड प्लीज वॉच इट completely for better understanding. So let's continue the video. Know about the key points of the chapter. Let us first understand that how middle class emerged. किस तरह मिडिल क्लास के रूप में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ और एंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ ओल्ड रेजिमी, किस तरह यही कारण रहा कि विशेषाधिकारों वाली जो व्यवस्था थी पहले से चली आ रही का अंत तय किया गया। और साथ ही हाउ द थर्ड स्टेट फॉर्म द नेशनल असेंबली, किस तरह थर्ड स्टेट्स के लोगों ने अपने लिए एक सेपरेट नेशनल असेंबली की स्थापना की। और एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ टैक्सेस, करों की इस विशेषाधिकारों वाली व्यवस्था का किस तरह अंत हुआ। साथ ही जानेंगे द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, किस तरह अब 1791 में संविधान के अंतर्गत एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी गई। और पढ़ेंगे हम डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में ऑफ मैन्स एंड सिटीजन, किस तरह देश के नागरिकों के लिए नए रूप में अधिकारों की घोषणा की गई। और साथ ही लास्ट में हम स्टडी करेंगे रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, कुछ राजनीतिक प्रतीक या चिन्ह जिनका इस्तेमाल इस संविधान में अलग अलग रूपों में किया गया। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ और समझेंगे हम इसे। हाउ द मिडिल क्लास इमर्ज्ड, किस तरह मध्य वर्ग के रूप में एक नए सामाजिक समूह की उदय हुआ। तो पहले भी किसान और वर्कर्स जो थे प्रोटेस्ट कर चुके थे टैक्स इंक्रीमेंट को लेकर के, लेकिन अब क्या है, इसी दौरान 18 सेंचुरी में थर्ड स्टेट्स के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने ओवरसीज ट्रेड के एक्सपेंशन को लेकर, या कुछ लोग ऐसे थे जो कि मैन्युफैक्चरर थे और उन्होंने अपनी बहुत ही कीमती वूलन और सिल्क टेक्सटाइल की कपड़ों का क्या करके एक्सपोर्ट करके और उनके सेलिंग के थ्रू बहुत सारा पावर जो है उनके पास, बहुत सारा वेल्थ जो है वो आ चुका था, यानी कि वे काफ़ी धनवान हो गए थे और समृद्धशाली हो गए थे। साथ ही इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि लिटरेट थे, यानी कि एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, और वह जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए, या फिर लॉयर जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। इन लोगों के द्वारा नेतृत्व से ही एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा गया, मध्य वर्ग कहा गया। तो इस तरह मध्य वर्ग के रूप में एक नए सामाजिक समूह का उभरते हुए देखा गया। और इनकी क्या डिमांड रही इसे हम देखेंगे। एंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ ओल्ड रेजिमी, किस तरह इस पुरानी चली आ रही विशेषाधिकारों वाली व्यवस्था का अंत तय किया गया। तो ये जो मिडिल क्लास के रूप में एक न्यू सोशल ग्रुप ने जन्म लिया, इनके अंदर जो लोग थे इनकी कुछ डिमांड्स थी जो तय की गई। पहली डिमांड थी सोशल स्टेटस मस्ट बी डिटरमाइंड बाय मेरिट। इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो है, नोबडी शुड बी इन सोसाइटी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि जन्म से किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। सोशल स्टेटस मस्ट बी डिटरमाइंड बाय मेरिट, और किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत उसकी योग्यता के द्वारा ही तय की जानी चाहिए। और यही बात जो है रूसो और जॉन लॉक जैसे विद्वानों ने भी कही थी। उन्होंने यहाँ पर इन्होंने नींव रखी फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे कुछ लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ हैं इनकी नींव भी रखी। स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसरों पर विचार समाज के द्वारा किए जाने लगा। और रूसो और जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने भी इसे अपनी द्वारा प्रस्तुत किया। इनमें से जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में भी इसका वर्णन किया है।
इसके अलावा एक और हमारे पास दार्शनिक हुए जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। जो मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉस में भी यही कहा है कि अब उन्होंने एक नए तरीके से सरकार के कार्य को लेकर, क्रियाविधि को लेकर एक नया फॉर्मेट तय किया, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट को देखा गया, यानी कि सरकार के सत्ता के विभाजन की बात कही गई, जो कि इस प्रकार रहेगा: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात की गई। अब यहाँ पर जो हमारे फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने यहाँ पर अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की जो गारंटी थी, वह भी एक तरीके से वहाँ से एक उन्हें इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल सोर्स मिला है। और इस तरह से जो है यहाँ पर फ्रांस के अंदर जगह जगह पर डिबेट्स होने लगी, चर्चाएं होने लगी इन सभी बातों को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर के। और यहाँ पर इसी दौरान एक नई घटना भी घटी, इसके बारे में जानेंगे। हाउ द थर्ड स्टेट्स डिक्लेयर द नेशनल असेंबली। इसी दौरान यहाँ पर जो लुई 16 है, फ्रांस के सम्राट, वह टैक्स बढ़ाने को लेकर एक नई पॉलिसी जाहिर करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर इसके लिए एक पहले से ही दी हुई व्यवस्था थी जिसको फॉलो करना भी जरूरी था। चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर लुई 16 अकेले ही यह निर्णय नहीं ले सकता था कर बढ़ाने को लेकर। इसके लिए एस्टेट जनरल के 5 मई 1789 के तारीख में उसने एक एस्टेट जनरल की मीटिंग रखी। जी हाँ, एस्टेट जनरल एक तरह की मीटिंग्स होती थी, प्रतिनिधि सभा होती थी, जिसकी बैठक बुलाकर करों के नए प्रस्ताव की मंजूरी लेनी पड़ती थी। एक राजनीतिक संस्था थी ये, और यहाँ पर तीनों स्टेट्स के जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव, वह हुआ करते थे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेट से एक प्रतिनिधि, सेकंड स्टेट से प्रतिनिधि और थर्ड से प्रतिनिधि। अब यहाँ पर तीनों के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। एक बैठक के अंदर स्टेट जनरल्स की इस बैठक के अंदर जो पहले और सेकंड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वह थे 300 ऑफ ईच, लेकिन थर्ड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे थे 600। अब यहाँ पर जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनके बीच में कोई भी फार्मर, वुमेन और जो वर्कर्स हैं, इन लोगों का प्रवेश जो था, एंट्री था, वह बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड थी। सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोगों में एजुकेटेड और प्रॉस्परस लोग ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल किए गए थे, जिनके पास लगभग बहुत बड़ी लिस्ट थी अपनी डिमांड्स को लेकर और कंप्लेन को लेकर। यहाँ पर अब एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, एक वोट देने का अधिकार था। और लुई 16 ने इस प्रथा का पालन करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू की। लेकिन थर्ड स्टेट्स के लोगों ने क्या डिमांड की कि वह चाहते थे अब की बार पूरी सभा के द्वारा मतदान कराया जाए। एवरीबडी मस्ट हैव राइट ऑफ वन वोट। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसकी नींव इस तरह रखी गई। और रूसो ने भी अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसे लिखा है, किस तरह यहाँ पर थर्ड स्टेट्स के लोगों के द्वारा पहली बार इस लोकतांत्रिक सिद्धांत यानी कि राइट ऑफ वन वोट फॉर एवरी इंडिविजुअल की डिमांड रखी गई। अब सम्राट ने उनकी इस डिमांड को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वह प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकल गए। और उन्होंने क्या किया फिर, तब जाकर के उन्होंने लगभग 20 जून 1789 में इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर सभी इकट्ठे हो गए थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और साथ ही यह शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं कर देंगे, संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक वह असेंबली भंग नहीं होगी। यानी कि वह डिमांड कर रहे थे कि वह एक अलग से संविधान लिखेंगे जिसके अंदर सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इनके इन लीडर्स थे मिराबियो और आबेसिए। जो मिराबियो थे यहाँ पर वह सेकंड स्टेट को बिलोंग करते थे, नोबिलिटी थे, और आबेसिए फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करते थे, एक पादरी थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के विचार थर्ड स्टेट्स के लोगों से मिलते थे, जिसके कारण उन्होंने भी थर्ड स्टेट्स के प्रतिनिधि के तौर पर
यह नेशनल असेंबली की स्थापना की। अब आगे हम देखेंगे एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ टैक्सेस। किस तरह से नेशनल असेंबली ने अब अपनी कार्यवाही को जारी रखते हुए एक मतलब करों की जो व्यवस्था थी, एक सामंती व्यवस्था थी, इसके अंत को लेकर के आगे अपने एक्शंस लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसी दौरान जब नेशनल असेंबली की स्थापना हुई थी और संविधान लिखने के लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा था, तब एक बड़ी घटना हुई कि बहुत ज़्यादा सेवियर कोल्ड की वजह से, कड़ाके की ठंड के कारण फसल को भारी नुकसान हुआ। बैड हार्वेस्ट के कारण यहाँ पर जो पाव रोटी की कीमतें थी वह बढ़ने लगी, लेकिन बेकरी मालिकों ने क्या किया, इस स्थिति का फायदा उठाया और जमाखोरी में लग गए। और यहाँ जो महिलाएं थीं वह घंटों लंबी दुकानों के सामने खड़ी हुई थीं और साथ ही पूरे पेरिस के अंदर बहुत ही गुस्से का माहौल हो गया था। यहाँ पर एक और अफवाह फैल गई थी गांव में कि जो यहाँ पर सम्राट है और उनके जो अपने लुटेरे हैं या लठैत हैं, वह उनके गिरोह ने पकी फसलों को नुकसान को लेकर के वह आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी अफवाह को जानकर वहाँ के लोगों ने जो लगान के संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स थे वह जला दिए और जितने भी फूड सिक्योरिटी यहाँ पर जो स्टोरेज थे वह लूट लिए। और जो बड़ी संख्या में नोबिलिटी थे वह भी अपनी घर छोड़कर, जागीरें छोड़कर पड़ोसी देशों में जाकर भाग गए। इस तरह एक और बड़ी घटना हुई इस दौरान, वह थी बास्तील को लेकर। बास्तील किले को भी, जेल को भी क्या कर दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया लोगों के गुस्से के कारण। क्योंकि यहाँ पर यह भी अफवाह थी कि पेरिस में जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि पेरिस नगर के अंदर सम्राट ने आदेश दे दिया है कि नागरिकों पर वह गोलियां चला दे। तो इस तरह से एक के बाद एक कारण बढ़ते गए, जिससे कि लोगों के बीच गुस्सा जाहिर हो गया और यह बगावत के रूप में फूटा। अब यहाँ पर ऑन 4 अगस्त 1789 जब लुई सम्राट ने यह देखा कि जनता आपे से बाहर हो गई है और उनके पास काफी शक्तियां आ गई हैं और विद्रोही प्रजा की यही शक्ति का अनुमान लगाकर उसने लगभग 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने जो डिमांड्स रखी थी वह उसने पूरी की। जैसे कि फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन को खत्म किया गया, यानी कि जो कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था थी उसे हटा दिया गया। दूसरी डिमांड थी प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्जी, जो थी यानी पादरी चर्च की जो विशेषाधिकार थे वह भी खत्म कर दिए गए। इसके अलावा टाइद जो रिलीजियस टैक्स था यह भी हटा दिया गया। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि यहाँ पर चर्चेस की जो भूमि थी, स्वामित्व वाली भूमि थी, उसको भी जब्त कर लिया गया। इस तरह से यहाँ पर कुछ डिमांड्स थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की माननी शुरू कर ली, जिसके कारण सरकार को लगभग 2 अरब लिवरे की संपत्ति उनके पास वापस से आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर अब हमने देखा कि थर्ड स्टेट्स ने लोगों ने नेशनल असेंबली की स्थापना करके कुछ अपनी डिमांड्स को पूरा करवा लिया। आगे हम देखेंगे कि 1791 में लगभग किस तरह एक नई राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप लिख लिया गया, क्या प्रारूप था, यह भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले से ही जो हमने अभी देखा था, मॉन्टेस्क्यू ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रारूप था वह सामने रखा था, सजेस्ट किया था। उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो है एक नया पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिला है। 1791 में फ्रांस सिटी में थर्ड स्टेट्स के द्वारा एक नई व्यवस्था रखी गई, जिसमें सत्ता का विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया 3 अंगों में। पहला आता है लेजिस्लेचर, सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड आता है हमारा जुडिशरी। बात कर लेते हैं पहले लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर है विधायिका। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करेंगे कि सिटीजन्स जो थे, यहाँ पर सिटीजन्स को 2 कैटेगरी में रखा गया है, पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन्स। अब यहाँ पर ये देख लेना जरूरी है कि ये इनका ऐसा क्यों है। पैसिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जिनके पास क्या था, वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। लगभग 3 मिलियन के लोग ऐसे थे इसमें, जो वुमेन, चिल्ड्रन या मैन थे, लगभग जिनकी उम्र जो थी वह 25 साल से कम की थी। ऐसे सभी लोगों को पैसिव सिटीजन रखा गया, यानी कि निष्क्रिय नागरिक कहा गया, जिन्हें वोट का अधिकार नहीं था। वोट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ
लगभग आबादी के 28 मिलियन लोगों के पास था, जो 28 मिलियन में से लगभग 4 मिलियन लोगों के पास था, और जिन्हें वोट करने का अधिकार था इनमें से ज़्यादातर लोग एजुकेटेड थे, लिटरल थे या प्रॉस्परस थे। अब यहाँ पर या फिर वो अपनी मजदूरी का 3 दिन की मेहनत की या मजदूरी के बराबर लगान देते थे, वोट कर देते थे, वह लोग शामिल थे एक्टिव सिटीजन्स के रूप में। अब यहाँ पर बात चल रही है कि इन लोगों ने वोट करके किन्हें चुना, इलेक्टर्स को चुना, निर्वाचकों को चुना, जो कि लगभग संख्या में 50,000 के लोग थे, और बाकी ये सब क्या थे, पुरुष थे। अब इन लोगों ने आपस में डिस्कशन करके वोटिंग के थ्रू एक नेशनल असेंबली की स्थापना की, जिसके अंदर लगभग 700 जो है 45 मेंबर्स की यह नेशनल असेंबली चुनी गई, जिसका कंट्रोल सीधा किसके ऊपर होता था, किंग के ऊपर सीधा कंट्रोल होता था, और डायरेक्टली कंट्रोल होता था इनका मिनिस्टर्स के ऊपर भी। इस तरह से अब यहाँ जो आप देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक नेचर में एक यह व्यवस्था दिखाई देती है कि यहाँ पर राइट टू वोट यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो हैं नेशनल असेंबली के, वह इनडायरेक्टली किसके द्वारा चुने गए हैं, सिटीजन्स के द्वारा यानी कि पीपल्स के द्वारा। वे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका कंट्रोल किंग और मिनिस्टर्स पर डायरेक्टली था। तो एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यह इसकी नींव डाली गई। अब देखें अगर जुडिशरी को, न्यायपालिका को, तो यह जो एक्टिव सिटीजन्स हैं इन्हीं के पास राइट होता था जजेस को भी चुनने का। तो इस तरह से एक्टिव सिटीजन्स ही ओवरऑल यहाँ पर जिनके पास ये प्रिविलेजेस थे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। किस तरह अब संविधान के नए प्रारूप के द्वारा नागरिकों के लिए अलग से अधिकारों की घोषणा की गई। इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया, जारी किया गया, जिसके अंदर पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के नाम से यह जाना गया। अब इसमें कुछ बेसिक राइट्स के बारे में लिखा गया, घोषणा की गई, जिनके के बारे में हम जान लेंगे। तो यहाँ पर नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स भी इन्हें कहा गया, यानी कि नैसर्गिक और अहरणीय, यानी कि जिनको कोई छीन ना सकता हो, इस तरह के अधिकारों को कौन कौन से अधिकार हैं ये देख लेंगे। तो राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, यानी कि कानूनी बराबरी के अधिकार को, अपनी राय देने के अधिकार को। साथ ही इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता का अधिकार। कुछ ऐसे मुख्य अधिकार थे वास्तविक जो कि प्रत्येक नागरिक के पास होने चाहिए, और सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, सभी के अधिकार समान होने चाहिए, सभी को संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार होना चाहिए। यह सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो यह जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहा है। 1719 में ले बार्बियर ने यह जो चित्र बनाया है जैसे आप देख रहे हैं, इसमें यह डिक्लेरेशन लिखी हुई है। लास्ट में हम देखेंगे पॉलिटिकल सिंबल्स को, किस तरह राजनीतिक प्रतीकों का यूज किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, समझने के लिए अलग अलग तरह की डिक्लेरेशंस और मैटर को समझने के लिए। 18वीं सदी में ज़्यादातर लोग क्या थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, जिसके कारण यह इस तरह के सिस्टम को ले बार्बियर ने अपनी पेंटिंग में दिखाया कि पॉलिटिकल सिंबल्स का यूज किया गया। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, उनके बारे में जान लेंगे। द फर्स्ट, ब्रोकन चेन, यानी कि टूटी हुई जंजीर। यहाँ पर यह इसका प्रतीक है कि दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था, और टूटी हुई हथकड़ी आजादी का प्रतीक है। नेक्स्ट देखेंगे द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस, छड़ों का एक बर्छीदार गट्ठा। यहाँ आप देख रहे होंगे जिसमें एक अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, जैसे पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ सकते, यानी कि यह प्रतीक है कि एकता में ही बल है। नेक्स्ट देखेंगे द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, यानी सर्वदर्शी आंख, यह ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को भी मिटा देंगी, यह इसके द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे स्कैप्चर, यानी कि राजदंड, यह शाही सत्ता का प्रतीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्नेक बाइटिंग, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, जो कि एक अंगूठी की आकृति का है, इसका कोई ओर छोर नहीं है, और यह सनातनता का, एटर्निटी का एक सिंबल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है रेड फ्राइगन कैप, यह जो है लाल फ्राइजियन कैप टोपी, यह प्रतीक है
दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद यह पहनी जाने वाली टोपी है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ब्लू व्हाइट रेड, नीला सफेद लाल, यह फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। नेक्स्ट आता है द विंग्ड वुमेन। यस, यह है यहाँ पर विंग्ड वुमेन हैं जिनके कानून का एक यह ह्यूमन फॉर्म देखा गया है, एक कानून की देवी कह सकते हैं, द लॉ टैबलेट। इसके अलावा वह है विधि पट, यानी कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। यह सभी कुछ प्रतीकों का यूज करके सभी लोगों के लिए समझने योग्य इस डिक्लेरेशन ऑफ मेंस एंड राइट्स को बनाया गया। अभी आज के पार्ट 2 में हमने इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, आगे भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो and please keep visiting the channel for more such videos. Thank you.